तो आदाब, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की कहानी है। एक ऐसी हीरोइन जो साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ काम कर चुकी हैं और सिर्फ एक गलती की वजह से उनका पूरा करियर, पूरी ज़िंदगी दांव पे लग गई। तो आज की कहानी मोहनलाल की जो हीरोइन है उसके ऊपर। आज की कहानी है रानी पद्मिनी की। रानी पद्मिनी 80 के दशक की हीरोइन थी और इनकी माँ थी इंद्रानी कुमारी, बल्कि इंदिरा कुमारी इनकी माँ का नाम था। इंदिरा कुमारी खुद चाहती थी कि वो हीरोइन बने, एक्ट्रेस बने, लेकिन मौका मिला नहीं। घर वालों ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने नहीं दिया उन्हें और फिर कम उम्र में शादी हो गई और फिर उनकी बेटी रानी पद्मिनी पैदा हुई। जैसी रानी पैदा हुई तो इंदिरा कुमारी ने अपने सपनों को अपनी बेटी के जरिए पूरा करने की ठान ली। उन्होंने तय किया कि वो रानी पद्मिनी को हीरोइन बनाएंगी। और लेकिन कुछ वक्त के बाद ही उनके पति यानी रानी पद्मिनी के पिता जो थे उनकी मौत हो गई। लेकिन वो हिम्मत नहीं आती, ठीक ठाक परिवार से भी थी। जब रानी पद्मिनी बड़ी होने लगी तो फिर उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच कर और चेन्नई से मुंबई का रुख किया, मतलब वहाँ शिफ्ट हो गई। लेकिन वहाँ काफ़ी धक्के खाए, कई स्टूडियो के चक्कर काटे, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिले, लेकिन काम बना नहीं। तो फिर वो वापस चेन्नई आ गई, मतलब मुंबई छोड़कर चेन्नई के लिए वापसी रुक करा। अब चेन्नई आने के बाद तो फिर से साउथ की फिल्में थी, उनमें अपनी बेटी को आजमाने लगी कि हो सकता है इनमें उसमें मिल जाए रोल वगैरह, फिर कुछ भी। तो उसमें खैर कोशिश में कामयाब भी होती हैं। जब वो चेन्नई आती हैं तो चेन्नई में एक अन्ना नगर बेस्ट 18 एवेन्यू रोड पर एक लग्जरी बंगला रहती है रेंट पर, और उसमें बंगले में माँ बेटी रहती थी। अब कोशिश जारी थी, धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे रोल होते हैं वो मिलने भी लगे थे। और लेकिन फिर अचानक एक दिन जो रानी पद्मिनी है उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हो गए थे। छोटे छोटे रोल में भी काफ़ी अच्छे जोहर दिखा रही थी वो अपने। तो फिर बड़े बड़े पार के लोगों की भी उन पर नज़र पड़ी और इसी के बाद फिर उन्हें बड़े प्रोजेक्ट भी मिलना शुरू हो गए। और उसके बाद अब उनको एक लीड रोल की तरफ काम मिलने लगा। एक फिल्म आई उनकी, ये बहुत काफ़ी बड़ी फिल्म थी मोहनलाल के साथ, जो साउथ के सुपरस्टार हैं। उस फिल्म का नाम था थैनम वैनम। फिल्म ठीक ठाक चली बॉक्स ऑफिस पर, और वैसे भी मोहनलाल फिल्म में एक्टर थे तो फिल्म चलनी थी। उसके बाद काफ़ी सारी फिल्में मिली, एक नसीम नाम की फिल्म मिली। अब रानी जो थी उन्हें लोग पहचानने लगे थे, उन्हें लगा कि एक उभरती हुई एक्ट्रेस है और अच्छा काम कर रही है। अब उन्हें काम मिलना भी शुरू हो गया। एक दिन में मतलब 10-10, 12-12 फिल्मों में काम करते थे वो। काफ़ी काम उन्हें मिलना शुरू हो गया और फिर उनके पैसे भी बढ़ गए उस ज़माने में। और जब वो दौर था जब उन्हें 7 लाख रुपए की कार खरीदी थी निजान, जो चेन्नई में बहुत सारे लोगों के पास नहीं हुआ करती थी सस्ते के दौर में। तो वे पना शोहरत आई, दौलत भी आई उनके पास और रुतबा भी आया। अब इसी दौर में जो पद्मिनी थी उनकी माँ इंदिरा ने सोचा कि जिस बंगले में रहती हैं क्यों ना उस बंगले को खरीद लें, क्योंकि किराया भी काफ़ी था उस बंगले का। और उस वक्त उस बंगले की कीमत करीब 25 लाख रुपए थी, जो लग्जरी बंगला था। ये 1983 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और इधर फिल्म इंडस्ट्री में काम चल रहा है, इधर वो लोग धीरे धीरे शोहरत भी मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है। अब ये होता है कि घर में कुछ नौकर चाकर भी रखे हैं, ड्राइवर रखा जाए, नई गाड़ी रखी जाए। जैसे नई गाड़ी खरीदी है तो एक रोज़ इंदिरा कुमारी ने अखबार में एक ऐड दिया कि उन्हें कुछ लोग चाहिए, मतलब वर्कर। दरअसल इंदिरा कुमारी रानी पद्मिनी के साथ इस बंगले में रहा करती थी, उसमें सिर्फ ये 2 ही लोग थे और उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, ऐसे कोई मामा वामा या कोई कुछ इस तरीके के लोग होते वो कोई नहीं थे। तो उन्हें घर के लिए एक रसोइया भी चाहिए था, कुक, एक ड्राइवर जो नई गाड़ी चला सके और एक वॉचमैन जो घर के बाहर निगरानी कर सके। उन्होंने फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया, विज्ञापन दिया, और फिर बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन भी आए। 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया उन सारी एप्लीकेशन में। इन तीनों के नाम थे, जो एक ड्राइवर था उसमें नाम था जपराज, जो गार्ड के लिए इन्होंने रखा था उसका नाम था लक्ष्मी नरसिम्हा, और कुक के लिए जिन्हें अप्लाई करा था उसका नाम था गणेशम। तो गणेशम, लक्ष्मी नरसिम्हा और जगराज, इन तीनों लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, इन तीनों को घर में रखा गया। अब यही गलती हो गई माँ बेटी से। इन तीनों को रखने से पहले उन्होंने इन तीनों का बैकग्राउंड था वो चेक नहीं किया, बस इंटरव्यू लिया, उन्हें लगा ठीक ठाक और रख लिया घर में। अब असल में इसमें जपरत था, वो एक पुराना कालचोर था और 1 साल पहले वो जेल से बाहर निकला था। जो जो लक्ष्मी सिम्हा था, जिसको इन्होंने गार्ड की नौकरी के लिए रखा था, वो भी कई चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका था और जपराज का पुराना साथी था। इसके अलावा एक गणेशन था, वो भी छोटे मोटे क्राइम कर चुका था। मतलब तीनों का बैकग्राउंड क्राइम में था, तीनों क्रिमिनल माइंड के लोग। और एक अखबार के इश्तिहार के जरिए मशहूर हीरोइन के घर पर डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं, मतलब काम पे लग जाते हैं।
और घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, माँ बेटी, उनके अलावा कोई नहीं घर में। अब धीरे धीरे वक्त बीता, जब राज घर में आया तो उसका मकसद ये था कि एक रोज़ इस नई गाड़ी पे हाथ साफ करेंगे और वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि गार्ड भी उसका दोस्त ही था। तो इसलिए चोर चोर जो होता है वो मुसिरफ वही होता है और आसानी से काम बन जाएगा, इन लोगों को पता था। बट उन्होंने कहा कि जब बंगले में आए तो उन्हें लगा कि थोड़ी देर बंगले में आराम कर लो, क्योंकि शूटिंग में माँ बेटी ज़्यादा दिन बाहर ही रहती थी और आउटडोर की शूटिंग होती है तो बाहर ही रहते, बंगले में 3 ही लोग अकेले रहते थे। अब इन तीनों की ऐश की ज़िंदगी चल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि गाड़ी जो चोरी करे उसका आइडिया छोड़ते हैं और कुछ दिन के लिए ऐश करते हैं। इधर फिल्म इंडस्ट्री में अपना रानी पद्मिनी का जलवा लगातार बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा था। 1984 में 12 फिल्में आ गई और 1984 में और भी इससे ज़्यादा फिल्में आई इनकी। अब फिल्म इंडस्ट्री जो थी, इनकी फीस भी बढ़ गई फिल्म इंडस्ट्री में। इसी दौरान में रानी पद्मिनी की माँ थी, उनका एक सपना था कि मेरी बेटी हिंदी में फिल्मों में भी काम करे। जब साउथ में उनका इतना जलमाया, बड़े बड़े एक्टर्स, दिग्गज कलाकार, मोहनलाल जैसे कलाकार उस टाइम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगा क्यों ना अब इसे हिंदी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए। तब मुंबई से भी फिल्म को ऑफर आया और फिल्म का नाम था प्रेम संदेश और इसमें थे सचिन और आशा पारेख। तो फ़ौरन उन्होंने हाँ कर दी। इसकी शूटिंग मुंबई में हुई। अब मुंबई में ये लोग जाकर शूटिंग करते हैं और फिर शूटिंग पूरी हो जाती, उसके बाद फिर ये चेन्नई वापसी पहुंचते थे। अब सिलसिला काफ़ी दिल चलता रहता है, अलग अलग शेड्यूल पे शूट होता है और ये आते जाते रहते हैं। इसी दौरान में आने जाने के दौरान पैसे काफ़ी थे लोगों के पास। जिस ब्रोकर से उन्होंने बंगला किराए पर लिया था, उस ब्रोकर को पता चला कि वो इस बंगले को बेचने वाला है, तो इन्हें लगा कि इस बंगले को कोई खरीदे, इससे पहले सही मौका कि हम ही खरीद लें। ब्रोकर को बीच में डाला गया, ब्रोकर आया, उससे मीटिंग हुई और जब मीटिंग हो रही थी उससे, तब घर में जपराज और जो 3 जो लोग थे वो मौजूद थे। इंदिरा कुमारी ने कहा कि ठीक है, डील डन करते हैं और बंगला आप हमें दे दीजिए, तुम 4 दिन के बाद आओ और एडवांस 15 लाख रुपए लेके जाओ, बाकी मैं कैश दूंगी। अब जब बात जपराज ने सुनी तो उसे लगा कि 15 लाख मतलब इस घर में कैश रखा हुआ है। उसने कहा कि वो कहाँ गाड़ी के पीछे भाग रहा 6-7 लाख रुपए चक्कर में, यहाँ कौन रोकेगा, ये 2 महिलाएं हैं और हम 3 हैं, इन पे हावी पड़ जाएंगे। तो उसकी जो मंशा थी, उसकी नीयत थी, वो बदल गई। अब उसने कहा कि 4 दिन के बाद किस घर में पैसे हैं, तो उसने अपने बाकी दोनों साथियों से भी बात की। तो पहले उनका इरादा था कि पैसे चुराएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन ब्रोकर आया उसके नेक्स्ट डे किसी बात पर इंदिरा कुमारी और जबराज का झगड़ा हो जाता है और एक थप्पड़ मार के इंदिरा कुमारी ने रानी पद्मिनी की माँ ने और धमकी दी कि तू ये नौकरी से निकाल देंगे। अब जबराज डर गया, अगर ये नौकरी से निकाल देंगे तो फिर घर में एंट्री कैसे लगे होगी, तो पैसे चुराने हैं, 4 दिन बाद ब्रोकर आएगा, वो पैसे लेके जाएगा, तो अब जो भी करना है इसी दौरान करना है। आखिरकार 15 अक्टूबर 1986 अक्सर रात को कभी कभी माँ और बेटी दोनों मिलकर ड्रिंक किया करते थे, रानी पद्मिनी और उनकी माँ इंदिरा कुमारी। 15 अक्टूबर 1986 की रात ये दोनों घर में ड्रिंक कर रहे थे। घर के तीनों मुलाजिम, ड्राइवर, कुक और जो वॉचमैन था, वो एक घर के सर्वेंट में क्वार्टर में रहा करते थे। अब उन्हें पता था कि नेक्स्ट डे ब्रोकर आने वाला है, तो उन्होंने फिर अपना प्लान बनाना शुरू किया और इसके बाद ये था कि आज की रात ही करना है जो कुछ करना है, इसके बाद फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। अब ये घर के अंदर ही थे और जो कुक है उसे खाना भी देना है इसके ड्रिंक के बाद, और बाकी लोग यहाँ उसके आसपास उसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी रानी पद्मिनी किसी काम से किचन में आई तो ये तीनों अचानक उस कमरे में पहुँचे जिस कमरे में रानी इंदिरा कुमारी ड्रिंक कर रही थी, और जपराज और उसके साथी ने अचानक चाकू से उस पर बेइंतहा वार करना शुरू कर दिए। चीख सुनकर रानी पद्मिनी वो पहुंची कमरे में, तो जब वो पहुंची तो उन्हें देखा उनके माँ चाकू से हमला करा हुआ है। अब वो चीखने लगे तो उस लोगों ने उन्हें पकड़ा, फिर अचानक चाकू से वार किया और करीब 12 से 15 वार किया। दोनों माँ बेटी दोनों अलग अलग, फिर दोनों को यकीन हो गया दोनों मर गए। अब उसके बाद फिर उन्होंने घर की तलाशी ली और फिर वहाँ से जितना भी कैश मिला वो वहाँ से उठाया और उठाने के बाद वहाँ से निकल लिए। कार बार वहीं घर में छोड़ कर, वहाँ दरवाज़ा खुला छोड़ के ऐसे भाग चले गए। अब जाने के बाद ये था कि पुलिस आएगी, लोग है नहीं, मर्डर का केस खुलेगा, देखते क्या होगा। अगला दिन बीत गया, कोई खबर ही नहीं, किसी को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर चेक करने के लिए क्या बात है क्या हुआ, तो अगले दिन फिर गए घर में, तो देखा कि घर में वैसी का वैसी है, दोनों लाशें कमरे में वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई नहीं आया, ना किसी को खबर लगी। ये दोपहर को गए, वापस लौटे। इसके बाद जब रात फिर शाम को ही आता है और लड़की को लेकर उसी बंगले के अंदर कहता है कि हमारे मार के लोग या शूटिंग पे, तुम्हें पता है बाहर रहती हैं, और वो भी जानती थी कि हीरोइन का घर है। तो वो कायदा उस लड़की के साथ वहाँ पर शाम को आता है और वहाँ से फिर निकल जाता है जपराज। 4 दिन होगा इस बात को
और 4 दिन से डेड बॉडी पड़ी है। और पूरे ज़माने में मतलब मद्रास में किसी को नहीं पता कि कहाँ है। उस वक्त ना फ़ोन हुआ करता था, ना मोबाइल हुआ करता था, कॉन्टैक्ट करे ना सीसीटीवी के कैमरे हुआ करते थे। अब 4 दिन बाद वो ब्रोकर जिसको इंदिरा कुमारी को टाइम दिया गया 4 दिन बाद आके अपना 15 लाख रुपए एडवांस ले आना, वो पहुंचता है घर पे। जब घर पहुंचता है तो डोरबेल बजाता है, काफ़ी देर तक डोरबेल बजाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि बंगला उसी ने दिखाया था तो उस बंगले की सारी चीज़ें मतलब पता थी। तो अचानक वो मतलब ये डोर के करीब जब खड़ा था तो उसे घर के अंदर से कुछ स्मेल आती है। उसे लगता है कि ये क्या है। मैं वो सीटी बजा रहा हूँ, कोई कुछ खोल नहीं रहा। वो इंदिरा कुमारी को बहुत टाइम से पाबंद भी थी, वो जब भी बुलाती थी वो हमेशा मिलती थी। तो पिछले दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ जाता है तो पिछले दरवाजा देखता है खुला हुआ है। अब ये अंदर दाखिल होता है, अंदर घुसता है तो घर के अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अब ये धीरे धीरे आवाज़ देते हुए अलग अलग कमरों में जाता है और जब उस कमरे पहुंचता है दोनों लाशें पड़ी हुई थी, तो लाशें देखते वो बदआवाज़ चीखता है, वहाँ से भाग जाता है। पहले वो ओनर को खबर करता है, फिर पुलिस को खबर करता है, फिर पुलिस आती है। अब पुलिस के आने के बाद मामले की तफ्तीश होती है, तभी शहर को पता नहीं रहता। अब इसके बाद खैर अखबार में खबर आती है और उस वक्त हालत ये थी कि शहर में ये एम्बुलेंस थी और जो लाश की हालत ऐसी थी कि कैसे लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। तो उसी घर के बाथरूम में बाकायदा दोनों को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद पॉलीथीन में लाश को पैक करके और गाड़ी की डिग्गी में रखकर उसे अस्पताल ले आया गया, मुर्दा घर में, क्योंकि एम्बुलेंस थी नहीं। अब ये सब ले आने के बाद इधर कातिल कौन है पता चला तो ब्रोकर से कि इस घर में एक गाड़ी थी, वो गाड़ी गायब है और घर के 3 नौकर भी। और उस गाड़ी का जो ड्राइवर कौन, तो ड्राइवर का जरिए जपराज तक पुलिस पहुंची। फिर धीरे धीरे जपराज के बाद उसके जो लक्ष्मी, नरसिम्हा और जो गणेशम थे, इन तीनों को फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से काफ़ी नकदी मिली जो इन्होंने लूटे थे उस घर से। पुलिस की तरीके से पुलिस ने केस सुलझा दिया, लेकिन इधर डेड बॉडी अब भी अस्पताल में पड़ी हुई हैं। 10 दिन हो गए, कोई बॉडी क्लेम करने नहीं आया, क्योंकि कोई रिश्तेदार था नहीं इन लोगों का, दूर दूर तक कोई किसी को कोई खबर भी नहीं थी। और तब ये खबर उस तरीके से भी नहीं छपी रही थी जिस तरीके से छपनी चाहिए थे, क्योंकि पुलिस को मालूम ही नहीं था ये है क्या। और 10 दिन बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता चलेगी जो रानी पद्मिनी और जो उभरती हुई एक्ट्रेस हैं उसकी घर में मौत हो गई है। तो फिर एक्टर मोहनलाल के इन्विटेशन लिया, जो उस फिल्म एसोसिएशन के लोग थे उनको ये जानकारी दी, उनको इकट्ठा किया गया और फिर ये हुआ कि ये लोग अंतिम संस्कार करेंगे इन दोनों माँ बेटियों का। और इसके बाद मोहनलाल ने पुलिस से वो लाश अपने कब्जे में ली और फिर बाकायदा तमाम रीति रिवाज के साथ उन दोनों माँ बेटियों का अंतिम संस्कार भी किया। इधर जितने भी आरोपी थे इनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद अब इन पर मुकदमा चलता है। जब मुकदमा चला तो लोअर कोर्ट ने इन तीनों को सजाए मौत दी, कहा कि जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया है उसके लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं बचती और इन्हें मौत की सजा दी जाए। तो हाई कोर्ट ने, फिर चेन्नई के हाई कोर्ट है, बल्कि शुरू में जिस डिस्ट्रिक्ट जज ने इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में फिर हाई कोर्ट को चैलेंज किया और जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के अदालत के फैसलों को पलटकर फांसी की सज़ा को कम करके इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया, यानी कि 14 साल। अब 14 साल की सज़ा इन लोगों की हो गई। लेकिन इस केस में जो आखिरी सुनवाई हुई थी, ये केस 1986 का है और इसकी आखिरी जो सुनवाई हुई थी 2017 में हुई थी। और उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने उम्र कैद की सज़ा को भी चैलेंज कर दिया था और कोर्ट में मामला चलता रहा, बेगुनाही का ये सारी चीज़ चलती रही। और तब तक कोर्ट ने जो वॉचमैन था लक्ष्मी नारायण उसको बरी भी कर दिया। तो उसी को लेकर मुकदमा चल रहा था। जो मैन एक्यूज था जपराज, उसके करीब 10 साल बाद कोर्ट के जेल के अंदर ही मौत हो गई। और सबसे बड़ी जो अजीब बात थी, जो तीसरा एक्यूज था गणेशम, वो एक पेशी के बाद जेल से भाग गया और कोर्ट में पेशी के दौरान जेल से भाग गया और कहते हैं कि वो आज तक उसको कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो इस केस में आज तक रानी पद्मिनी और उनकी मां को पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाया है। बेशक इस केस में एक्सक्यूज जेल के अंदर मर गया हो, लेकिन बाकी लोग थे, कातिल थे, वो जिसमें शामिल थे, वो सजा ही नहीं मिली उन्हें जो मिलनी चाहिए थी। तीसरा फरार था और एक वहाँ से भाग गया। और इधर बदनसीबी एक और देखिए कि रानी पद्मिनी और उनकी मां इंदिरा कुमारी जो अपनी बेटी को हिंदी फिल्मों के पर्दे पर देखना चाहती थी, बरसों बाद उनकी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। प्रेम संदेश फिल्म में लीड रोल मिल रहा था आशा पारेख को भी, और वो भी सचिन के साथ। रानी पद्मिनी की मौत के 2 साल बाद 1988 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। प्रेम संदेश फिल्म, ये इंडियन हिंदी फिल्म है, पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट की फिल्म, और ये फिल्म ठीक ठाक चलती भी है। लेकिन अफसोस
ना रानी पद्मिनी इस फिल्म को देख पाए, ना उनकी माँ इस फिल्म को देख पाए। हिंदी फिल्म में हीरोइन के तौर पर अपनी बेटी को देखने का सपना अधूरा रह गया इंदिरा का। तो एक इश्तिहार और एक छोटी सी गलती ने हिस्ट्री चेक के बिना, मतलब हिस्ट्री बिना चेक किए हुए 3 मुलाजिमों को अपने घर पर रख लिया और उसका अंजाम फिर आपके लोगों के सामने है। तो ये थी कहानी रानी पद्मिनी की, जिन्होंने एक इश्तिहार दिया और इश्तिहार में 3 लोगों को डिसाइड करा, लेकिन 3 लोग बैकग्राउंड से क्रिमिनल थे और उन तीनों ने दोनों माँ बेटे को कत्ल करके उनके पूरी प्रॉपर्टी और जो उनका कैश था वो सब हड़प लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।